So a smooth sphere of radius r is made to translate in a straight line with a constant acceleration a. A particle kept on the top of the sphere is released from there at the zero velocity with respect to the sphere. Find the speed of the particle with respect to the sphere as a function of the angle theta it slides. So let's say ये एक sphere है, ठीक है, यहाँ पर से हमने एक पार्टिकल को स्लाइड कराया, राइट, और ये जो पूरा जो पार्टिकल है, ये पूरा स्फीयर जो है ये स्लाइड कर रहा है ना, ए एक्सेलरेशन। सो इस तरफ ये स्लाइड कर रहा है ए एक्सेलरेशन। सो स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसका जो रेडियस है स्फीयर का रेडियस आर है, is made to translate in a straight line with a constant acceleration a. So it is accelerating on the left side with an acceleration a. A particle kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity with respect to the sphere. तो यहाँ से हम लोगों ने छोड़ा इसको. Find the speed of the particle with respect to sphere as a function of the angle theta it slides. तो मान लीजिए ये थीटा एंगल से स्लाइड किया है, ठीक है, तो थीटा एंगल से स्लाइड किया है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब आया तो इस पे, बिकॉज ये जिस स्फीयर पे है वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। सो इस डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स ma लग गया। इसका जो वेट है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, वेट mg नीचे लग गया। एक नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और एक फोर्स इधर लगेगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, mv²/r हो जाएगा। अब ये जो mg है, अब एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लोग को क्या निकालना है, द फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मान लो थीटा एंगल पे ये इधर जो आ रहा है, इसका जो नेट फोर्स होगा, सो ये नेट फोर्स F इज इक्वल टू mdv/dt होता है ना। ma मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब mdv/dt। सो नेट फोर्स F इज इक्वल टू, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा होगा तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, और जो ये वाला एंगल है ये थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये फिर से थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पूरा मिला के 90 डिग्री है यहाँ mg और ma के बीच में। सो अब अगर हम लोग नेट फोर्स F देखेंगे तो ma का जो कंपोनेंट F के तरफ है, दिस इज ma cos थीटा और प्लस mg sin थीटा। ये क्लियर है सभी को? नेट फोर्स F क्या है, एक mg sin थीटा और ma का cos थीटा कंपोनेंट। फोर्स F हम लोग क्या लिख सकते हैं, m dv/dt इज इक्वल टू ma cos थीटा प्लस mg sin थीटा। अब m को कट कर देते हैं इधर, m और m कैंसिल कर दिया, तो हमारा ये क्या हो गया, dv/dt। सो dv/dt इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस g sin थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v।
सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v हमारा क्या हो जाएगा, v dv अपॉन dt इज इक्वल टू v इंटू a cos थीटा प्लस v इंटू g साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? तो अब क्या करेंगे, v को जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और v इज इक्वल टू ओमेगा को हम लोग लिखते हैं डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर। इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी थीटा इंटू डी टी इंटू ए कॉस थीटा प्लस sorry d theta by dt into r into a cos theta, d theta by dt into r into vg sin theta। अब यहाँ पे क्या करो आप, ये जो dt है दोनों तरफ कर देते हैं कैंसिल, सो वी विल गेट dv by dt इसको इधर ही रहने दो, इसको डी थीटा बाई डी टी को वी ही रहने दो, क्योंकि हम लोग को स्पीड का रिलेशन निकालना है, तो इसको वी ही रहने देंगे। ये डी टी जो है, अब हम लोग लिख सकते हैं इसको आर इंटू वी डी वी इज इक्वल टू, ये डी टी सब तरफ कैंसिल कर देते हैं, तो आर इंटू वी डी वी इज इक्वल टू ए आर कॉस थीटा डी थीटा प्लस वी आर जी, वी तो हम लोग ने हटा दिया ना, डी थीटा बाई डी टी इंटू आर कर, सो आर जी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये v को ही तो हम लोगों ने डी थीटा बाई डी टी इंटू आर किया, तो ये v हट गया। अब ये हमारे पास r को हम लोगों ने इससे कैंसिल कर दिया, तो v डी वी इज इक्वल टू a cos थीटा डी थीटा प्लस g साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे तो ये r हट गया ना, तो ये r रहेगा यहाँ पे, इसमें r को कॉमन ले लो बाहर, सो v डी वी ये है। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, सो जब इंटीग्रेट करेंगे, अब देखो v का वैल्यू तो इनिशियली 0 था, 0 से लेके v हो रहा है, और इसका जो लिमिट डालेंगे थीटा का, ये 0 से लेके थीटा तक डालेंगे, राइट। तो v dv का इंटीग्रेशन हमारा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू r कॉमन लेके बाहर कर लिया, तो हमारा cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, सो a साइन थीटा प्लस साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होगा, सो g इंटू माइनस कॉस थीटा, और इसमें जो लिमिट होगा 0 से लेके थीटा तक डालेंगे, सो वी विल गेट v स्क्वायर बाय सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2r लिख लो, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2r इंटू a साइन थीटा प्लस ऑफ
जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस कर दो, ये माइनस साइन को बाहर ही ले आता है, कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री. So v square is equal to 2r a sin theta minus g cos theta plus g. So v square is equal to 2r into a sin theta minus ठीक है g cos theta plus of g हो गया. तो v का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2r into a sin theta minus g cos theta plus of. क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख लो फटाफट. हो गया सर. बाकी होगा. तो एक सेकंड और लिख लिया सर. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो अब हम लोग जहाँ पे रुके थे एग्जाम्पल्स वो करते हैं सारे आगे. सो बॉल ऑफ मास m moving with a velocity small v along x-axis strikes another ball of mass 2m kept at rest. तो ये जो है एक मास m है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है along x-axis, strikes another ball, उसका मास 2m है, ठीक है, kept at rest. तो ये इनिशियली रेस्ट पे था, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी v है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है. द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन. तो जब कोलिजन हुआ तो पहला वाला रेस्ट पे आ गया, ठीक है. तो ये जो m वाला जो मास है ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है. पहले सेकंड वाला रेस्ट पे था, बाद में कोलिजन के बाद फर्स्ट वाला रेस्ट पे आ गया. एंड द अदर ब्रेक्स इनटू टू पीसेस, और ये 2m जो है दो पार्ट में ब्रेक कर गया. टू इक्वल पीसेस मतलब दोनों का मास mm हो गया, एक मास m और ये भी मास m, ठीक है. One of the piece starts moving along y-axis and with a velocity v1. What will be the velocity of the other piece? मतलब हम लोग को v2 का वैल्यू निकालना है कि v2 कितना हो. तो v2 का वैल्यू निकालना मतलब v2 क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालेंगे. तो अब जो है बेसिकली क्या है कि देखो कोई भी कोलिजन होगा, मोमेंटम तो कंजर्व होएगा ही. मोमेंटम कंजर्वेशन हम एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग दोनों के अलोंग लिखेंगे. सो बाय, पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्व करेंगे तो टोटल जो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे m इंटू वी है प्लस 2m इंटू 0 है इज इक्वल टू, बाद में जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा वो एक ही मास m cos थीटा, मतलब ये जो m है वो अब रेस्ट पे आ जा रहा है, और 2m का एक पार्ट मतलब एक जो m है उसका v2 cos थीटा से मूव कर रहा होगा x डायरेक्शन में, v1 तो y डायरेक्शन में, उसका कोई भी कंपोनेंट x डायरेक्शन में नहीं है. तो m इंटू v2 cos थीटा, ठीक है. सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, mv इज इक्वल टू mv2 cos थीटा.
m और m दोनों तरफ कट जाएगा। हम लोग को देखो पहला इक्वेशन आ गया v इज इक्वल टू v2 cos थीटा, पहला इक्वेशन मिल गया। अब फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along y axis, टोटल इनिशियल मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग कितना है, 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0 y एक्सिस के अलोंग, और इधर जो आफ्टर कोलिजन क्या है, स्मॉल m, एक पार्ट जो है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है m v1, और दूसरा पार्ट जो है माइनस ऑफ m v2 साइन थीटा इसका होगा y डायरेक्शन में। देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, v2 cos थीटा x डायरेक्शन में और v2 sin थीटा y डायरेक्शन में। सो ये जो है नीचे के तरफ मूव कर रहा है तो नेगेटिव होगा, इसीलिए माइनस m v2 sin थीटा। क्लियर है? Yes, sir. सो ये क्या हो गया, 0 हो गया, m v1 माइनस m v2 sin थीटा। क्लियर है? सो अब हम लोग को व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर वेलोसिटी ऑफ द अदर पीस। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग को जो है v2 का वैल्यू निकालना है, राइट? तो इसको सॉल्व कर दोगे तो इससे क्या आ जाएगा, m v2 sin थीटा इज इक्वल टू m v1, m और m कैंसिल हो गया, सो v2 sin थीटा इज इक्वल टू v1 हो गया। इसको सेकेंड कर लो। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, हमारे पास हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू v2 cos v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 होता है। सो v2 इज इक्वल टू रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इससे हमारा आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइडिंग 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा tan थीटा इज इक्वल टू v1 बाय v। तो इससे हम लोग को मैग्नीट्यूड निकल गया और इससे हम लोग को डायरेक्शन निकल गया। क्लियर बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया ना सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A bullet of mass 50 gram is fired from below into the bob of mass 450 gram of a long simple pendulum as shown in figure. The bullet remains inside the bob and the bob rises through a height of 1.8 meter. So basically क्या है, इसको यहाँ पे ये बुलेट इसके अंदर आ गया और उसके बाद ये राइज करता है 1.8 meters with a bullet inside it. So बुलेट का मास m1 मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं. Mass of bullet m1 is equal to 50 gram, 0.05 kg, is fired from below into the bob of mass 450 gram. So m2 is equal to 450 gram, 0.45 kg. Of a long simple pendulum as shown, the bullet remains inside the bob and the bob rises through a height of 1.8 meter. Find the speed of the bullet. So by conservation of momentum, ये जब हिट किया, हिट करने के बाद जो वेलोसिटी था और हिट करने के पहले जो सिनेरियो था, दोनों का मोमेंटम कंजर्व होगा. सो by conservation of momentum, so momentum before collision is equal to momentum after collision. तो बिफोर कोलिजन तो बस बुलेट मूव कर रहा था, तो यू विल हैव 0.05 into, let's say v is the velocity or speed of the bullet, plus 0.45 into 0, बॉब जो था पहले रेस्ट पे था, बाद में ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं. 0.05 प्लस 0.45, ये दोनों मिलके कुछ वेलोसिटी v डैश से मूव कर. तो ये जो वेलोसिटी v डैश है वो निकालेंगे आफ्टर कोलिजन. Let v dash be the velocity after collision. So ये हो गया हमारा 0.05 v by 0.5 is equal to v dash. So v by 10, v dash is equal to v by 10. ये फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर है बच्चों? उसके बाद हम लोग को फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट. तो अब ये कितना हाइट तक जा रहा है? 1.8 मीटर तक जा रहा है. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग करते हैं, सो ये जो हाफ एम वी डैश स्क्वायर या फिर नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा देंगे. वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v square. 0 is equal to maximum height पे speed 0. 0 is equal to v dash square minus 2gh. v dash square is 2gh और v by 10 का होल स्क्वायर 2 into 10 into 1.8. 18 2 is 36.
So V by 10 is equal to 6. So V is equal to 60 meter per second. Is it clear? Yes, sir. सबने लिख लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कह रहा है लाइट स्प्रिंग. A light spring of spring constant K is kept compressed between the two blocks of masses small m and capital M on a smooth horizontal surface. When released, the block acquires velocities in opposite direction. The spring loses contact with the block when it acquires natural length. So if the spring was initially compressed through a distance x, find the final speed of the two blocks. मान लो इनिशियली ये जो कंप्रेस है x डिस्टेंस से है, ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम के है, यहाँ पे कंप्रेशन एक्स है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे आ गया. ठीक है, जब नेचुरल लेंथ पे आया, इसका वेलोसिटी v1 इधर, इसका वेलोसिटी v2 इधर. अब ये है, so spring loses contact with the block when it acquires natural length if the spring was initially compressed through a distance x. Find the final speeds of the two blocks. So, अब देखो यहाँ पे जो दोनों ब्लॉक को अगर हम लोग एक सिस्टम मान लें, तो जो इनिशियल यहाँ पे जो एनर्जी है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व. सो पहले कंजर्वेशन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. टोटल इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है 0 + 0. टोटल फाइनल मोमेंटम, ये v1 वेलोसिटी से लेफ्ट जा रहा है तो -mv1, और v2 वेलोसिटी से राइट जा रहा है +m × v2. सो इससे आ जाएगा स्मॉल m × v1 इज इक्वल टू कैपिटल M × v2. सो दिस विल गिव v2 इज इक्वल टू m by capital M × v1. ये पहला इक्वेशन. ना यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि सरफेसेस पे मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहाँ पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा. सो बाय टोटल एनर्जी भी कंजर्व हो, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग लगाते हैं तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, मतलब बेसिकली हाफ के एक्स स्क्वायर, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होगा, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ ऑफ दिस, सो हाफ m v1 square half into कैपिटल M into v2 square. अब ये वैल्यूज हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं, v2 के जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे, सो वी हैव टू इक्वेशन, v1 और v2 के लिए हम लोगों को सॉल्व करना है इसको. So from 1 into फर्स्ट वाला v2 का वैल्यू इसमें सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोग डाल देते हैं तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M into v2 square means small m by capital M into v1 का होल स्क्वायर. अब देखो ये हाफ हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, so this is kx square is equal to mv1 square कैपिटल M स्मॉल m का होल स्क्वायर बाय कैपिटल M स्क्वायर v1 स्क्वायर. सो ये कैंसिल हो गया, so this will give you kx square is equal to m plus m square by capital M into v1 square. So m को कॉमन ले लो, kx स्क्वायर m बाहर ले लेंगे और कैपिटल M को एलसीएम ले लेंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m v1 स्क्वायर. So this will give us m by small m kx square is equal to कैपिटल M प्लस m. ये कैपिटल M को इधर ले गए तो न्यूमरेटर में आ गया, स्मॉल m को इस तरफ लेके आए तो डिनोमिनेटर में चला गया, v1 स्क्वायर. So this will give you v1 is equal to कैपिटल M by small m kx square by कैपिटल M plus small m का स्क्वायर रूट. उसी तरह v2 is equal to, इसमें उल्टा हो जाएगा, v2 क्या है, m by m v1, तो स्मॉल m by कैपिटल M into रूट अंडर कैपिटल M by स्मॉल m kx स्क्वायर by m plus m. अब देखो यहाँ पे इसको अंदर लेके जाओगे तो m स्क्वायर आएगा, तो डिनोमिनेटर में कैपिटल M स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे, तो ये इससे कैंसिल होगा, एक स्क्वायर रूट ऑफ m इधर और स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल M नीचे, तो स्मॉल m बाय कैपिटल M kx स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस m. क्लियर है? Yes, sir.
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। तो ये दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ठीक। अब this is connected by a massless spring of spring constant K. The blocks are kept on smooth horizontal plane. Initially the blocks are at rest. तो initially दोनों का speed 0 था and spring is unstressed. When a constant force F starts acting, तो उस पे एक force लगा के हम खींचना शुरू करते हैं right side को. So starts acting on the block of mass capital M. To pull it, find the maximum extension of the spring. कि हम लोग को ये निकालना है कि इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो। तो मान लो जब मैक्सिमम एक्सटेंशन था उस समय जो एक्सटेंशन है लेट्स से x है, तो हम लोगों को बेसिकली इसका एक्सटेंशन जो नेट एक्सटेंशन है वो निकालना है। तो जब आप इसको इधर खींचोगे, राइट, मान लो f स्पीड से खींच रहे हो, तो f फोर्स से खींच रहे हो, तो ये जो स्मॉल m है ना, बिकॉज ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में होगा तो इस पे एक स्यूडो फोर्स इस तरफ लगेगा, राइट, और इस पे भी एक स्यूडो फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, दोनों पे स्यूडो फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा होगा। सो पहले तो पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो हम लोग निकालते हैं। सो नेट एक्सेलरेशन, so acceleration of center of mass तो सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मासेस एंड द स्प्रिंग टुगेदर मेक्स अ सिस्टम। तो ये पूरा सिस्टम है हमारे पास। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, हम लोग F फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास A से हम बता रहे हैं, दिस इज इक्वल टू टोटल फोर्स F बाय टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस पे जो फोर्स ये सेंटर ऑफ मास पे बैठे रहेंगे, तो बिकॉज ये खुद सेंटर ऑफ मास खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर ऑब्जर्वर है तो ये दोनों पे क्या होगा, एक स्यूडो फोर्स लगेगा, राइट। तो अगर ये एक्सेलरेट इधर कर रहा है तो इस पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट, इन दिस डायरेक्शन। और ये विदाउट बिकॉज इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इस पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इस पे जो स्यूडो फोर्स लग रहा होगा m इंटू ए इधर, और इस पे जो स्यूडो फोर्स लग रहा है कैपिटल M इंटू ए इधर। क्लियर है बच्चों? स्यूडो फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि अब जो है ऑब्जर्वर को हम लोग सेंटर ऑफ मास बाय let the observer slash frame of reference be at सेंटर ऑफ मास। तो लेट से ये ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे है, तो हम लोग पे दोनों पे सेंटर जो स्यूडो फोर्स लगेगा उसकी वजह से F1 is equal to small m into a, which is mf by small m plus कैपिटल M। ठीक है, ये जो है लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा है। उसके बाद जो F2 इज इक्वल टू नेट फोर्स F2 क्या है, F माइनस कैपिटल M इंटू ए, जो स्यूडो फोर्स लग रहा है। तो F2 इज इक्वल टू F माइनस MA
so capital F minus mf by small m plus capital M. तो ये हो जाएगा स्मॉल एम एफ बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. एलसीएम लेके एम एफ और एम एफ को काट देंगे, कैपिटल एम एफ और कैपिटल एम एफ को, तो एक स्मॉल एम एफ का बस टर्म रहेगा. सो स्मॉल एम एफ बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम F2 हो गया. सो F1 और F2 हमें पता चल गया. और उसके बाद जो नेट वर्क डन, अब मान लो इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट, इसको इधर फोर्स लगाने से ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा कैपिटल एम वाले में x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x2 डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन. तो जो टोटल आपको जो मैक्सिमम एक्सटेंशन बोल रहा है, मैक्सिमम एक्सटेंशन ये बेसिकली तब तक स्ट्रेच होगा स्प्रिंग जब तक कि दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए. जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा उस समय मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग का. सो मैक्सिमम एक्सटेंशन इज इक्वल टू x1 प्लस x2. जो x1 जो है m कैपिटल M वाले मास में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सो वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. So work done is equal to increase in potential energy. Work done क्या है? पहले वाले में F2 into, मान लो इसमें जो एक्सटेंशन है x2 मान लो, इसमें x1 मान लो, F1 x1 है. तो इसमें जो सेकेंड वाले में जो वर्क डन है F2 into x2, फर्स्ट वाले का जो वर्क डन है F1 into x1, ठीक है, इज इक्वल टू, प्लस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह नहीं कंसिडर करते, तो बस मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं. तो मैक्सिमम एक्सटेंशन वर्क डन इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का जो इंक्रीज होगा दैट इज हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर. अब F2 और F1 का वैल्यूज हम लोग डाल लेते हैं. सो F1 का वैल्यू स्मॉल एम एफ बाय एम प्लस एम, यहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम है F1 और F2 का. सो एम एफ बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल एम कॉमन ले लो, अंदर बच रहा है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर. सो एक ये बचा. सो इससे हमें मिलेगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2mf by k times m plus m. So this is the maximum extension in the spring. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह से नहीं कर सकते हैं. राइट. एक और मेथड है बट वो और दैट इज स्टिल फर्दर कंफ्यूजिंग. तो ये ज्यादा अच्छा मेथड है करने के लिए. हो गया बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट है the two balls shown in figure are identical. The first moving at a speed of small v towards right and the second staying at rest. तो ये वाला देखो स्मॉल v से मूव कर रहा है और ये रेस्ट पे है, ठीक है. The wall at the extreme right is fixed. ये wall fixed है. Assume all collision to be elastic, right? तो so that the speed of the ball remains unchanged after all collision taking place. तो देखो इलास्टिक कोलिजन होता है सेम मास के बीच में, तो हम लोगों ने देखा है कि मास वेलोसिटीज क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है. क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. है ना. सो वेलोसिटीज एक्सचेंज कर जाता है अगर मास सेम रहता है. तो ये अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, टकराने के बाद ये पहला वाला स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब a वाला स्टेशनरी हो जाएगा 0 पे, और b वाला क्या होगा, ये v वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा आफ्टर फर्स्ट कोलिजन. क्लियर? उसके बाद ये b वाला ब्लॉक आके ये जो फिक्स्ड वॉल से आके टकराएगा, टकराने के बाद जितने वेलोसिटी से टकराएगा उतने ही वेलोसिटी से वापस जाएगा. क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. क्लियर? तो अब जो b वाला इधर आएगा, यहाँ पे a ऑलरेडी था, ये b जो है v वेलोसिटी से लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, a रेस्ट पे है, दोनों का मास सेम है. अब फिर से जब टकराएगा तो उसमें क्या होगा कि ये जो a है ये v वेलोसिटी से मूव करने लगेगा और b जो है फिर से 0 से रुक जाएगा, 0 स्पीड के साथ रुक जाएगा. तो आपसे वही चीज कह रहा है, सो दैट द स्पीड ऑफ द बॉल्स रिमेन अनचेंज आफ्टर ऑल द कोलिजन. स्पीड तो अनचेंज है ना, वेलोसिटी डायरेक्शन उल्टा हो गया, बट मैग्नीट्यूड देखो तो v वेलोसिटी से जो पहले राइट को मूव कर रहा था ये वाला ब्लॉक, वो लेफ्ट को मूव कर रहा है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So we'll stop here for the day. Okay. थोड़ा सा रह गया, उसको कल खत्म करके and then we'll do some questions which have been asked in IITs and other places. Okay. तो भाई आज जो है टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे आप लोग कम से कम जो है प्लेज कीजिए कि थोड़ा सा जोश से पढ़ाई करेंगे. आज का तो ऐसे ही हमको लग रहा था कि आप लोग का एनर्जी डाउन है. माधव भैया, आप क्लास क्यों नहीं अटेंड करना चाह रहे थे आज? सर हाफ ईयरली और सैट का सर साथ में कहाँ समय, वैसे ही इतनी हालत टाइट है. क्या हो गया, आईटी करना छोड़ देंगे? तो तुमने खुद अपना चॉइस चूज किया है, फिर भागते क्यों? जब एक बार एक चीज को चूज करते हो उससे भागने से क्या होगा, सोल्यूशन निकल जाएगा. और हाफ ईयरली का मार्क्स कौन देख रहा है तुम्हारा? सैट में देख रहे हैं, है ना. प्लीज देखो क्या है कि हर चीज को मैनेज करना है. अगले हफ्ते हम दे देंगे छुट्टी अगर सबका एग्जाम हो रहा होगा तो. सभी का एग्जाम है क्या 14 से? Yes. So मेरा 17 sir. तो अगले वीक का हम देख लेंगे. अभी 2 वीक पहले से तुरंत तुम क्लास अटेंड करना बंद कर दो. थोड़ा सा सीरियसनेस रखो. ऐसे तो 2 वीक छूट जाएगा, उसको कवर कौन करेगा? हा? और सब बच्चे, जितने बच्चे आईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो भी सैट लिख रहे हैं तुम्हारे साथ. ऐसा नहीं है कि जो सैट लिख रहे हैं वो आईटी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे. जितने टॉपर्स हैं सब कर रहे हैं, तो उन्हीं से कम्पीट करना है ना. तो अपने आप को उस लेवल पे लेके रखो, ठीक है? माधव सर. हाँ सर हाँ. और ऐसे भी तो आप जो अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हो तो आपके एग्जाम में भी आएगा ही 11th क्लास के एग्जाम. नहीं, कॉन्सेप्ट Yes, क्लास हो रही है, जितना क्लास कर रहे हैं उससे.
चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए और खूब जोश से पढ़ाई कीजिए, मतलब मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, खूब समय लगाइए, खूब एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स जो भी जहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना थ्योरी पढ़ना है वो खूब पढ़िए, है ना। आप लोग जरूर अच्छा करेंगे, ठीक है। मुझे काफी उम्मीद है आप 10 बच्चों से, तो इसीलिए प्लीज मेरे उम्मीद पे खड़े उतरिए और खूब पढ़ाई कीजिए, ओके। Yes, sir. चलिए, बाय एंड टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.